नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बीजेपी का महामंथन शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन जारी। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। सीएम धामी मीटिंग में वर्चुअली रूप से जुड़े हैं। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक चल रही है। राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर ये अहम बैठक है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। जेपी नड्डा के कार्यकाल की पहली मीटिंग है। भव्यतम मीटिंग इसे कह सकते हैं। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली तौर पर जुड़े हैं। इस बैठक में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनकी रणनीति पर मंथन हो रहा है। इसके अलावा कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। ये बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हाइब्रिड रूप में आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 124 सदस्य मौजूद हैं। बाकी कई बड़े ऐसे चेहरे जो वर्चुअली तौर पर बैठक में शामिल हुए। बैठक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जहां प्रदर्शनी लगाई गई है, तो वहीं कोविड प्रबंधन, रिकॉर्ड टीकाकरण यानी कि 100 करोड़ का जो टीकाकरण हुआ है और वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें सम्मानित करने की भी योजना बनाई गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी है। ग्राउंड जीरो से 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी वर्चुअली जुड़े थे इस मीटिंग में, और बीजेपी की जो अहम बैठक है उसकी कुछ झलकियां। इसमें कौन कौन शामिल हुआ है। दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ बैठक का। मुरली मनोहर जोशी भी इस मीटिंग में जुड़े। 124 सदस्य टोटल जुड़े हुए थे। वर्चुअली मुरली मनोहर जोशी भी जुड़े हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी जुड़े हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चर्चा होगी ये तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता चौराहों पर यह चर्चा करने लगी है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई तय हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चर्चा होगी ये तो पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर पे, चौराहे-चौराहे पे ये चर्चा करने लगी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। का रुख करते हमारे साथ में स्पर्श जुड़ चुके हैं। स्पर्श, वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच विपक्षी लगातार इस मीटिंग को लेकर के घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग बेहद अहम है बीजेपी की रणनीति के लिहाज से भी, ग्राउंड जीरो पर रोड मैप के लिहाज से भी। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आज की इस बैठक में बना रही है। और खासतौर पर हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चूंकि फिजिकली तौर पर इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा ही जो राजनीतिक प्रस्ताव है वो भी आज की इस बैठक में जो है रखा गया। तो इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उनको लेती हुई जो है नजर आ रही है। न केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव बल्कि उसके साथ साथ अन्य राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने भी उस जो राजनीतिक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ द्वारा रखा गया था उस पर जो है अपनी बात जो है वो रखते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो आज की इस बैठक में होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है की जाएगी और वो आज जो है सारी चीजें जो है बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुबह से पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं तो किस तरीके से केंद्र सरकार का 7 साल का कार्यकाल रहा, कोविड में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने उसके बारे में बातें रखी गई। इसके साथ साथ राजनीतिक बातों की बात करें तो पिछले जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के और उसके साथ साथ उपचुनाव जिस तरीके से रहे हैं वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा उसकी समीक्षा जो है आज की इस बैठक में की गई है। और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को महत्व जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाले समय में जो है दिया जाएगा। और इसकी एक झलक ये भी देखने को मिली कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं तो उसकी निंदा जो है इस बैठक में की गई है। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ा जाए, कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। स्पर्श, उत्तराखंड के जो तमाम प्रतिनिधि थे वो वर्चुअली जुड़े थे। उत्तराखंड के लिहाज से भी क्या किसी तरीके की कोई बात निकल करके सामने आई है, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जिनका निराकरण उत्तराखंड में अभी बाकी है।
देखिए, अभी उत्तराखंड के संदर्भ में ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव जो पेश किया था, उसके ऊपर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी अपनी बात रखी थी। ये जानकारी फिलहाल बैठक के अंदर से निकलकर सामने आई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। तो अहम बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हुए और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी शुरू हो जाएगा। इस बैठक में तमाम दिग्गज चेहरे शामिल हुए हैं, कुछ वर्चुअली तौर पर, कुछ वहां पर मौजूद थे। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के महामंथन है बीजेपी का। तो वहीं दूसरी तरफ 8 नवंबर यानी कि कल शामली कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और इस दौरान वो पीएससी कैंप की भूमि के शिलान्यास सहित करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा विजय सिंह पथिक महाविद्यालय में पहुंचे और सीएम की जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक करके सीएम की जनसभा को सफल बनाने का खाका तैयार किया। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो किया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हम लोगों को मिलने वाला है, चाहे पूरे जनपद में हाईवेज हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज हो, और सबसे बड़ी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जहां बेटियों का स्कूल जाना भी दुभर था। आज आदरणीय योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। और कैराना में वो यहाँ हम सब जनप्रतिनिधि और तमाम यहाँ की जनता की वर्षों से मांग थी, यहाँ एक पीएससी कैंप का शिलान्यास वो करने वाले हैं। भारी उत्साह लोगों के अंदर है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है और 8 तारीख में वो यहाँ आकर के उसका शिलान्यास करने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पक्ष क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ उसकी तैयारी, ये आपने देखा समझा जाना। दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है वो भी समझने की बात है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी भी आक्रामक मोड में आ चुकी है। अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले में अपने जनाधार को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कुनबा बढ़ाओ अभियान के तहत अंबेडकर नगर के 2 कद्दावर नेताओं, जिनमें लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को पार्टी में शामिल करने की औपचारिकता को पूरा किया गया है। अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में जनादेश रैली को संबोधित किया। उनके निशाने पर इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ही रही। इस दौरान उन्होंने कहा, बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों का धान उनके खेतों में खड़ा है, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। सिलेंडर बांट रहे थे गांव में जाकर के, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर दिए गरीबों को, हर गरीब को सिलेंडर दे दिया। सिलेंडर बांटे जा रहे थे। बताओ आज सिलेंडर की कीमत क्या है? जो उज्ज्वला योजना है, महंगाई के कारण उज्ज्वला योजना बन गई। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कभी कभी लाल रंग से घबराते हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लाल रंग से घबराते हैं। और जब से सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बनता हो जनता गुस्से में है कि नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई कम करने के लिए हो सकता है सिलेंडर का नाम बदल दें या रंग बदल दें। इसका लोगों से जहां बुलडोजर चलाना चाहिए था वहां बुलडोजर नहीं चलाया। अगर सड़क पर सही तरीके से बुलडोजर चला होता तो सड़क आगरा लखनऊ से भी बेहतरीन होती। मैं जानना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को बड़ा शौक है बुलडोजर चलाने का। जिस समय बुलडोजर चलना था सड़क पर, आप बुलडोजर नहीं चला रहे थे। क्या कर रहे थे ये पता ही नहीं है। क्या कर रहे थे पता ही नहीं है। और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता, और अगर आपने धुआं उड़ाते हुए बुलडोजर चला दिया होता तो आगरा लखनऊ से बेहतरीन सड़क होती हमारे।
तो वहीं दूसरी तरफ आगामी 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में दल बदलने का दौर भी बदस्तूर जारी है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे नेता बड़े दलों का दामन थामने लगे हैं। बड़े दलों का दामन छोड़ रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई माधुरी अवधेश श्रीवास ने पार्टी में शामिल होते हुए राटनगर पहुंचकर स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेकाया और उनका आशीर्वाद भी हासिल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें उनके समाज को बीजेपी में कोई तवज्जो नहीं दी गई और अखिलेश यादव की नीतियों से वो प्रभावित हो गए, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक के बाद एक ट्वीट करते हुए भाजपा का ये कहना है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आदि को लोग जुमला न मानकर इस पर कैसे विश्वास करें, जब देश के किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लंबे समय से तीव्र आंदोलित और आक्रोशित भी हैं। केंद्र सरकार ने 3 साल में पहली बार उत्पादन कर थोड़ा घटाकर लोगों को इस बार दिवाली पर कुछ राहत का तोहफा जरूर दिया। उसी तरीके से दिवाली के बाद ही सही यदि तीनों विवादित कानून वापस लेकर केंद्र सरकार देश के किसानों को भी दिवाली का तोहफा दे देती तो ये बेहतर हो जाता। जिला जेल फतेहगढ़ में कैदी की मौत पर जेल में बंद कैदी आक्रोशित हो गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू हो गया। बंदी रक्षकों ने रोकने की कोशिश करी तो पथराव शुरू हुआ। जेल के अंदर तोड़फोड़ तक हो गई। उपद्रवियों ने जेल अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी, जिस पर समय रहते दमकल जवानों ने आग पर काबू पाया है। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग तक करी, जिसमें एक कैदी को गोली लगी है। वहीं पथराव में एक सिपाही भी जख्मी हो गया। घायल बंदी और सिपाही को लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कन्नौज में भी जीका वायरस ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। यहां सदर तहसील के कपूरपुर कटरी गांव के एक 45 वर्षीय युवक में जीका वायरस की पुष्टि हुई। पहला केस मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सीएमओ ने ग्रामीणों और संक्रमित युवक के परिवार वालों के सैंपल जांच के लिए भेजे। सीएमओ का कहना है कि जीका वायरस से पीड़ित युवक कानपुर के शिवराजपुर में संक्रमित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कन्नौज में घबराने वाली जैसी स्थिति नहीं है। टीम ने संक्रमित युवक के परिवार सहित उसके संपर्क में आने वाले 19 और लोगों के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं और कंटेनमेंट जोन भी बना दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की होगी। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य का 9 नवंबर को स्थापना दिवस है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि महोत्सव को पूरी गरिमा और भव्यता के तौर पर आयोजित किया जाए। इस महोत्सव में और भी क्या कुछ खास होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड, जिसे भारत की देवभूमि के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि यहाँ समय समय पर देवी देवताओं ने अवतार लिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री 4 धाम इस धरती को पावन बनाते हैं। आपने सुना होगा कि देवभूमि उत्तराखंड स्वर्ग के समान है, क्योंकि कुदरत ने यहाँ चारों ओर अलौकिक सौंदर्य की छटा बिखेरी हुई है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत उत्तराखंड की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र और शीतल नदियों का उद्गम भी यहीं है। उत्तराखंड स्वर्ग जैसा हो भी क्यों ना, ईश्वर ने इसकी रचना खुद अपने हाथों से की है और अब इसी खूबसूरती को और भी ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी उत्तराखंड की धामी सरकार ने कर ली है। भारत की देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को है। इस स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि की भव्यता को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है। इस बार राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा, जो हफ्ते भर तक मनाया जाएगा। इस 1 सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले इस महोत्सव में राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक के कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार भी देने की घोषणा की है।
जिसके तहत राज्य निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रचंड योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। सीएम धामी ने आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। देखिए 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार एक सप्ताह तक और निचली इकाई ग्रामीण इकाई तक जाकर एक महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जिससे कि और लोग भी आगे आएं और अपनी भूमिका को जो है ठीक प्रकार से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कर पाएं। एक सप्ताह तक सर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन बेहतर ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन उत्तराखंड दिया है, जिसके तहत अब नए उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड और देश का आदर्श उत्तराखंड का निर्माण होगा। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं सब चीजों को। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा केदारनाथ में 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास हुए। हमको ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से तेजी से काम कर रही है, रेल योजनाएं, हमारी हवाई कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में। और अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने एक विजन उत्तराखंड के लिए दिया है कि ये जो हमारी तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और हम भी 2025 में जब इसकी सिल्वर जुबली मना रहे होंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों में शासन प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा चुकी है, जिसके तहत सुबह पुलिस लाइन देहरादून में राज्य स्थापना दिवस परेड आयोजित की जाएगी। परेड की सलामी राज्यपाल द्वारा ली जाएगी। परेड के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। उत्तराखंड महोत्सव की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की खूबसूरती और मनमोहक दृश्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए हर साल यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब इसी पर्यटन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भव्य उत्तराखंड महोत्सव आयोजित करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं केंद्र सरकार ने भले ही डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती करते हुए आम जनता को राहत देने का काम किया हो, लेकिन कांग्रेस ने आज प्रदेश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा है। अगर बात राजधानी देहरादून की जाए तो राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि आज देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग एक रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों को बढ़ाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से त्रस्त है, आहत है, यह आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को ऊपर उठाए, सरकार तक उन मुद्दों को लाए। और उसी के क्रम में हमें बड़ी ही मायूसी इस बात से हुई कि लगातार 120 दिनों तक 30 और 35 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से तेल के दाम बढ़ाते 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 100 के पार चले गए। और तब उसमें मामूली राहत देकर सरकार जो ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये जनता के हित की सरकार है, ये आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। आज गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया, सब्जियों में आग लगी हुई है, आम लोग जिए तो जिए कैसे? सरकार को इनकी पार्टी के लोग तो बता नहीं रहे। हमारा ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, और सरकार को इस बात तक पहुंचाने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करें। तो वही
हल्द्वानी में भी कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार चले गए। गैस सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंचने वाला है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में आम जनता को थोड़ी बहुत राहत और मिल सके। लेकिन बिना विरोध किए केंद्र और राज्य सरकार कोई भी काम करती ही नहीं है। लिहाजा कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो रवैया है केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तैयार कर लिया है। अगर नेपाल में कहानी है ना कि वो अगर थोड़ा सा हाइट में बंदा चलता है तो 4 पत्थर लेकर करके चलता है, थोड़ी और हाइट में जाता है तो और नीचे कर लेता है। मतलब पहले इतना बोझ लाद दिया, 65 रुपए से जो है 110 पहुंचा दिया तेल। अब आप उसमें 7-8 रुपये कम कर करके जनता को, विशेष तौर पर जो मध्यम वर्ग है उसकी तो इस कमरतोड़ महंगाई से उसका तो पूरा बजट टूट गया। तो आज के दिन में मांग क्या है, ये जो चुनावी वर्ष है इसमें भले ही कितने ही लोक लुभावन वादे भारतीय जनता पार्टी करते, लेकिन हकीकत यह है कि मध्यम वर्ग की कमर रोजमर्रा की चीजों से तोड़ करके रख दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और आगामी 2022 में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। चलिए, धनंजय ढोंडियाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं देहरादून से लाइव। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, जबकि दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो दावा कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में घटाव करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया गया है। हाँ बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती की है, आम जनता को राहत दी है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड की हम बात करते तो धामी सरकार ने भी 2 रुपए इसमें जो है कटौती की है। लेकिन विपक्ष की बात करते क्योंकि विपक्ष अपनी यहाँ पर जो है भूमिका निभा रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार लगातार जो है महंगाई कर रही है। आज पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस ने जगह जगह धरने प्रदर्शन किए और सरकार से कहा है कि प्रदेश में लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष अपनी भूमिका यहाँ पर निभाने का काम कर रही है, ये गणेश गोयल ने कहा है। गणेश गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के दामों को घटाया है वो मात्र एक चुनाव स्टैंड है, क्योंकि अब 2022 का पूजा देखिए चुनाव होना है। तो ऐसे में विपक्ष लगातार यहाँ पर अपनी जो इस पर सियासत करने लगा है, तो इसको लेकर लगातार हल्द्वानी हो, देहरादून, हरिद्वार हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस ने आज धरने प्रदर्शन किए और सरकार से कहा है कि आम आदमी की आज कमर टूट चुकी है, आम आदमी आज परेशान है, आम आदमी रोटी नहीं, आटा नहीं खरीद सकता है, रोटी नहीं खा सकता है, सिलेंडर के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं, सब्जी के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से मोदी सरकार ने राहत दी है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में पीएम ने कोरोना का जिक्र किया है। हमने महामारी में कोरोना का डटकर मुकाबला किया, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, पीएम मोदी ने ये कहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है और इस दौरान सेवा का जिक्र एक बार फिर से बीजेपी ने किया। उन्होंने कहा सेवा ही पूजा है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म, पीएम मोदी का संबोधन आखिरी। और इसी के साथ ये समझ लीजिए कि ये जो बैठक हुई है ये बैठक आगामी दिशा तय करेगी भारतीय जनता पार्टी की। और इस बैठक के बाद जिस तरीके के बिंदु सामने आए हैं वो बिंदु बताएंगे कि आखिरकार क्या एजेंडा रहने वाला है और किन एजेंडों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में उतरने वाली है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।